हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो मॉर्निंग के 6 बज चुके हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि डेली मॉर्निंग को आपसे मिलते हैं। तो मंडे हो या संडे हो, डेली एक क्लास होती है ताकि आपकी जो सीक्वेंस है, आपकी जो सीरीज है बोल सकते हैं प्रिपरेशन की, वो टूटे ना, वो ब्रेक होना। तो अभी तक एक संडे ब्रेक हुआ है, वो भी बहुत मुश्किल से, मतलब कोशिश करने के बाद भी ये क्लास एक मिस हुआ है। लेकिन कोशिश करते हैं कि आपकी क्लास 365 डेज तक चले ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी जो यूपीएससी की जर्नी में, वो अच्छे से हो सके, है ना। तो आज हमारे पास में बिल्कुल आप ही लोग का डिमांड ये था कि पीपीटी वर्जन पढ़ाया जाए सर, पीडीएफ जिस तरीके से पहले। फिर मेरे पास ये भी आया कि सर आप लिखते हुए कुछ पढ़ाइए। ठीक है, आपका ही बात माने। लेकिन हमें ये लग रहा है कि वही फिर जो लोग मेरे पास मेल किए थे कि सर आप लिखते पढ़ाइए, मेरे पास उन्हीं का मेल आया ऑलमोस्ट, बहुत लोग का, कि सर पहले वाला ऐसे ही था। ये बात होगी कि जो बच्चे नहीं करते कि सर मुझे चॉकलेट चाहिए, अब नहीं चाहिए मुझे। तो इसीलिए हमने सोचा कि मना भी नहीं करेंगे। आप लोग खुद जब मना करेंगे ना, तो खुद उसको लेके आएँगे। ठीक है? चलिए कोई नहीं। जितने लोग जुड़ चुके हैं, सबसे पहले सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और आज हमारे पास में 4 से 5 आर्टिकल है जो कि आपके यूपीएससी मेंस प्लस प्री दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ और, जब हम फरवरी तक यानी कि 1 फरवरी तक ये जो क्लास होगी ना, मतलब इसके आगे भी होगी, लेकिन 1 फरवरी तक में यानी कि 2 मंथ, अप्रॉक्स 2 मंथ, है ना? लगभग 50 दिन मान चलिए। तो इस दिन तक हम लोग जो क्लास लेंगे वो मेंस का भी लेंगे और प्री का भी लेंगे। अभी हम लोग मिक्स ले रहे हैं, यानी कि प्री का भी हम लोग कवर कर लेते हैं, मेंस का भी कर लेते हैं। लेकिन फरवरी के बाद में, क्योंकि उस टाइम मेरे पास और आपके पास भी टाइम की कमी होगी, आपको फुल फोकस करना पड़ेगा प्रीलिम्स के ऊपर, क्योंकि 28 मई को आपका एग्जाम है। आप बोले सर 1 फरवरी को ऐसा है क्या कि उस दिन आप ये चेंज कर रहे हैं? 1 फरवरी को नोटिफिकेशन आएगा आपके फॉर्म फिल अप करने का यूपीएससी प्रीलिम्स का। इसके लिए, ठीक है? जब फॉर्म फिल अप करते हैं तो एक डर सा एक मन में आता है, तो वो डर आगे ना हो, इसके लिए पूरा एक कंप्लीट कंसंट्रेशन जो फोकस वो आपका प्रीलिम्स पे होना चाहिए, ठीक है? तो चलिए अभी से लेकर अभी 30 आपका जनवरी तक में हम लोग पूरा फुल प्रिपरेशन करेंगे आपका इंटीग्रेटेड वे में, यानी कि प्रीलिम्स और मेंस को देखते हुए। इसके बाद कंप्लीट हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे टोटल आपका प्रीलिम्स के लिए, ठीक है? तो थोड़ा आप सेशन को शेयर भी कीजिए। अगर आप ज्वाइन किए, थोड़ा बहुत सेशन को शेयर कीजिए, क्योंकि आप ही लोग के डिमांड में फिर से हम लोग उसी तरीके से। और शिव पूजन पांडे, खासकर उनका नाम मेरे दिमाग में रट गया है। मतलब जो खासकर डाउट्स पूछते हैं, क्वेरीज करते हैं, क्वेश्चन मार्क करते हैं ना, ये मतलब बहुत आगे तक जाते हैं। तो ये मतलब वो इंसान है, मतलब इंसान ही है, ठीक है? कि वो बहुत आगे तक जाएँगे। और उनका भी यही मानना था कि सर सही था सर, जो लोग कहना है कहने दीजिए। मतलब ऐसा उनका कहना है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उस वक़्त हम मना नहीं करेंगे। लेकिन मेरी पूरी उम्मीद है कि आप लोग खुद फिर सोचेंगे पहले वाला सही था। क्यों पता है आप लोग क्यों ऐसा करते हैं कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि सर लिख के बताइए। लिखने वाला वो भी सही है, उसकी भी कुछ प्लस पॉइंट है। लेकिन आपकी आपके टाइम को देखते हुए, आपके समय को बचाते हुए, आपकी हर एक चीज़ को वो देखते हुए, कंटेंट यहाँ पर लेके आते हैं। अब यहाँ पर लिखने में थोड़ा टाइम जाएगा, वही टाइम जो है ना, वो हम घर में दे दिए पीपीटी बनाने में। रहा कि एक लिख, मतलब नोट्स कैसे बनाते हैं, बस ये अगर आ जाए ना, तो आपको कभी दिक्कत होगी नहीं। तभी दिक्कत होती है जब ये लगता है कि नोट्स कैसे बनाएँ, है ना? नोट्स कैसे बनाएँ? लेकिन यकीन मानिए कि शुरुआत में जब जो भी मेरी क्लास जो भी किया है शुरुआत से, वो शुरुआत में दिक्कत होता है नोट्स कैसे बनाएँ, लेकिन कुछ टाइम के बाद में वो अपने आप में हैबिट उसकी अंदर आ जाती है कि हमें नोट्स ऐसे बनाने हैं। यानी कि आपके नोट्स आपके अकॉर्डिंग होने चाहिए, क्योंकि आपको समझना है, ठीक है? हमें नहीं, आपको समझना है, इसके लिए आपके नोट्स आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और जिस दिन ये भी एक आर्ट है, और यूपीएससी की पूरे प्रिपरेशन की जर्नी में ये एक आपके प्रिपरेशन का पार्ट है, ठीक है? तो नोट्स बनाना, नोट्स मेकिंग करना, उसको रिवाइज़ करना, रिकॉल करना, ये इसका पार्ट है। तो इससे बचना नहीं है कि हम जो, आप तो सिंपल जैसे हम लिख रहे हैं, एक फ़ायदा ये होता है कि एक फ़ायदा आपका, मतलब कम मेरा ज़्यादा होता है। लिखने से और भी हम अच्छे से याद होती है। और जैसे आप भी याद करते हैं, हमें भी कुछ चीज़ याद हो जाती है। वैसे तो याद बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी और अच्छे से याद हो जाती है। तो अपना फ़ायदा ना देखते हुए आपके लिए लेके आते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। स्टार्ट करते हैं, 4 से 5 आर्टिकल आज हम लोग करने वाले हैं, फ़ास्ट फॉरवर्ड तरीके से। और ज्यूट यूपीएससी आपका भी एक कंसर्न ये रहता है कि सर थोड़ा फ़ास्ट, है ना? तो फ़ास्ट, बिल्कुल फ़ास्ट ही होता है, लेकिन हम ये क्लास को अभी से नहीं, मेरे ख्याल से ये 40 डेज़ प्लस हो गए हैं। तो जहाँ तक हमने देखा भी है और लाइव क्लास में हमने देखा है कि फ़ास्ट भी हम लेके चलते हैं। तो शुरुआत में मेरे पास पता है कमेंट क्या आता है, "सर थोड़ा फ़ास्ट, सर आप बहुत फ़ास्ट हैं।"
आप मेरे पहले के सेशन देखिए जहाँ मैगज़ीन क्लास की है, तो वहाँ आपको मिलेगा सर आप बहुत फ़ास्ट है। इस कारण मेरे पास बच्चे रहते नहीं थे। सर बहुत फ़ास्ट है। हमें लगा कि दुनिया से आगे हम निकल गए हैं। दुनिया से आगे निकलना नहीं है, हमें लगा कि थोड़ा-सा स्लो होते हैं। तो ये भी स्लो नहीं था वो स्लो वो मीडियम था। अभी जो चल रहा है ना ये आपका मीडियम है। और जो मेरा फ़ास्ट फॉरवर्ड है, ये पहले लेते थे। सब लोग परेशान क्योंकि जो यूट्यूब में जो क्लास जो लोग आप लोग करने आ रहे हैं, ठीक है? थोड़ा-सा स्टार्टिंग फ़ेज़ में होते हैं, थोड़ी बहुत मतलब जर्नी स्टार्ट किए होते हैं या पूरा फुल फ्लेज तरीके से तैयारी नहीं हो हुई होती है। तो आप लोग चाहते हैं या सभी लोग चाहते हैं कि थोड़ा तैयारी थोड़ा मध्यम गति से हो। तो मध्यम गति को मेंटेन करते हैं और चलिए आगे स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। सबसे पहला आर्टिकल आपका वासेनार व्यवस्था यानी कि वासेनार अरेंजमेंट से है और ये क्या है? ये एक ग्रुप है। किसकी ग्रुप है? ये एक ग्रुप है, कुछ कंट्रीज़ का ग्रुप है और इस ग्रुप में अभी 42nd यानी कि 42 इसमें देश है। इसमें 42 इसमें 42 इसमें देश आते हैं, ठीक है? तो अभी इसमें क्या हो गया? इसमें ये हुआ है कॉन्टेक्स्ट ही है कि हाल ही में भारत 1 जनवरी 2023 को 1 वर्ष की अवधि के लिए बहुपक्षीय प्रौद्योगिकी नियंत्रण समझौते यानी कि वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। ठीक है? देखिए, मल्टीलेटरल टेक्नोलॉजी कंट्रोल एग्रीमेंट यहाँ पर ही एक छोटा-सा इसको डिफाइन कर दिया है, इसको हम आगे और भी बात करेंगे। अभी देखिए आपने देखा होगा पिछले कुछ लास्ट क्लास में जहाँ तक हम लोग बात कर रहे हैं कि G20 की जो अध्यक्षता है वो इंडिया को मिल गया है 1 दिसंबर से लेकर आपका 30 नवंबर तक में। इसके बाद फिर यूएनएससी की हम बात करें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की हम बात करें तो इसकी भी दिसंबर इसी मंथ की जो प्रेसिडेंसी है, चेयरमैनशिप जो है ना वो इंडिया करने वाला है 1 मंथ के लिए। क्योंकि 2 साल था, 2 साल में 1 अगस्त 2021 को कर लिया, अब ये दिसंबर को कर रहा है। मतलब इंडिया के हाथ में मतलब अभी इंडिया के पास बहुत सारी एक अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, बहुत सारे अवसर हैं और इस अवसर और इसके लिए इंडिया प्राउड भी फील करता है। इंडिया क्या इवन कि हम लोग प्राउड फील करते हैं। इंडिया के जो सिटीज़न्स हैं, जो लोग खास के इस विषय में एक अच्छी पकड़ रखते हैं, जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग एक अच्छी पकड़ रखते हैं कि यस हमें मतलब ये चीज़ एक प्राउड मोमेंट है। ऐसा मतलब रेयर रेयर केस में होता है नहीं बहुत रेयर केस में होता है कि इंडिया के पास में इतनी सारी प्रेसिडेंसी आने वाली है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय लेवल में। तो ये एक हो गया। अब ये जो वासनार अरेंजमेंट या व्यवस्था है, ये होता क्या है? शॉर्ट में इसको पहले यहाँ समझिए, फिर डिटेल से अगले वाले स्लाइड में समझेंगे, ठीक है? शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं, ये एक बहुपक्षीय यानी कि आप इसको बोल सकते हैं कि मल्टीलैटरल प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी और नियंत्रण समझौता है। यहाँ पर 3 वर्ड ऐसा है कि जो कि आपको 3 वर्ड को समझना है। मल्टीलैटरल यानी कि बहुत सारे कंट्री है। यस बिल्कुल कितने 42nd इंडिया इसमें जॉइन किया 2016 में, ठीक है? यहाँ देखिए, सॉरी 2017 में। 2017 में आगे 2017 में भारत इसको जॉइन करता है और वासेनार अरेंजमेंट जिसे एक बहुपक्षीय एक जो ग्रुप है, इसको बनाया जाता है 1996 में। वैसे 1995 में इसकी जो इसकी ग्रुप के रिगार्डिंग बात होती है, चीज़ें बात की जाती है। इसके बाद फ़ोर्स में कब आता है? 1996 में। तो आपको डेट ये याद रखना है, 1996 में ये आपका फ़ोर्स में आता है। इंडिया जॉइन करता है 2017 को। वैसे ही इस टाइम में इंडिया और भी चीज़ों को जॉइन करता है और भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल में जो भी मल्टीलैटरल जो आपके समझौते होते हैं, उसको भी इंडिया जॉइन करता है। वो भी हम बात कर लेंगे साइड में ब्रीफली, लेकिन इसको समझते हैं थोड़ा-सा और। तो बहुपक्षीय टेक्नोलॉजी नियंत्रण यानी कि जो भी तकनीकी है, जो भी प्रौद्योगिकी है, इसको कंट्रोल करने के बारे में ये सब कुछ की बात है। मतलब यहाँ पे बात की जा रही है कि जो भी मल्टीलैटरल यानी बहुपक्षीय जो टेक्नोलॉजी हम जो बात करते हैं ना कि जो अमेरिका हमें जो टेक्नोलॉजी है यानी प्रौद्योगिकी है, वो ट्रांसफ़र नहीं करता है। वो ये कहता है कि आप बस हमसे मिसाइल्स ले लो, आप हमसे ये ले लो, वो ले लो, लेकिन आपको हम तकनीकी नहीं देंगे। आपको हम टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, आपको हम प्रौद्योगिकी वाला जो सिस्टम वो चीज़ आपको नहीं देंगे। मतलब आपको हम तरीका नहीं बताएँगे, सिंपल सी बात है, आपको हम तरीका नहीं बताएँगे, आप हमसे ले लो। जैसे वैक्सीन, है ना? तो वैक्सीन कैसे बना ये तरीका हम बताएँगे नहीं, लेकिन आपको खरीदना हमसे ये खरीदो, ये वाली बात, ठीक है? तो ये क्या करता है, जो भी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र में, ठीक है? नियंत्रण ट्रांसफ़र उसे कंट्रोल में, ये एक एक एग्रीमेंट है, ये एक डील है। इसको अच्छे से समझते हैं। अभी यहाँ बात करेंगे लेकिन यहाँ से पहले उधर बात कर लेते हैं। ये अगर और हम अच्छे समझे तो ये वासेनार अरेंजमेंट है क्या? कुछ देश का ग्रुप है और कहीं न कहीं एक रिज़ल्ट इसका हम पास्ट देखें ना, तो पास्ट इसका खासकर अमेरिका और यूएसएसआर जिस टाइम में सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ,
और 2 पोल में जो पूरी दुनिया बँट गई थी, 2 पोल के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन ये नाम नहीं था, उसका कुछ और नाम था, ठीक है? इसी नाम को बाद में रिफ़ाइन करते हुए 1996 में इसका नाम वासना रखा गया। क्यों? क्योंकि जो तकनीकी है, इसका मिसयूज़ ना हो सके। देखते हैं इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? देखिए, ये बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट यानी कि आप बोल सकते हैं मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम है। एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम क्या होता है? यानी कि आप सिंपल सी बात है, कोई चीज़ निर्यात कर रहे हैं, उसमें से अगर आप कोई चीज़ जो मिसाइल्स जो भी गुड्स, जो भी सामान, जो भी इक्विपमेंट, जो भी एलिमेंट्स लगते हैं खासकर मिसाइल्स को बनाने में, उसका अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, तो उस पे कंट्रोल है। एग्ज़ाम्पल लिए थोड़ा-सा समझाने के लिए, एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि न्यूक्लियर मिसाइल्स हो गया या फिर आप चलो न्यूक्लियर मिसाइल्स लेते हैं। तो न्यूक्लियर मिसाइल्स हो गया, अब इस न्यूक्लियर मिसाइल्स को बनाने के लिए जो भी इसमें जो भी सामग्री चाहिए होती है, अगर वो चीज़ें अगर आप किसी दूसरे कंट्री से आप आयात कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो ये जो है ना वासेनार अरेंजमेंट, ये आपके ऊपर नज़र रखता है, जिसमें 42 देश हैं। ये आपके ऊपर ये बोलेगा कि भैया आप इसका यूज़ कहाँ करने वाले हो? इसका ऐसा तो नहीं कि मतलब आप धड़ल्ले से इसको इम्पोर्ट किए जा रहे हैं और अपने यहाँ पर मिसाइल्स और जो न्यूक्लियर मिसाइल बनाए जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो ये निगरानी रखता है, निगरानी की ये देखता है, ये कंट्रोल करता है कि अगर आप ज़्यादा कर रहे हो, थोड़ा ब बैलेंस, कंट्रोल, नियंत्रण कर रहा है, ठीक है? तो एक्सपोर्ट में ऐसी चीज़ को एक्सपोर्ट में ये नियंत्रण करता है। 1996 में ये बना था, ठीक है? 2017 में इंडिया इसमें पार्टिसिपेट होता है। स्टेटमेंट पहले से पूछे जा चुके हैं। आपसे फिर से पूछ सकता है कि वासनार अरेंजमेंट में इंडिया मेंबर है, सदस्य तो है, लेकिन जब से ये बना था उस टाइम से ये सदस्य है। यानी कि जब ये बॉडी बनी तब से। ऐसे बना के पूछ लेते हैं, ठीक है? क्योंकि ये आपको लग रहा है कि डेट तो डेट है, पूछेंगे नहीं। ऐसे नहीं पूछेंगे, ठीक है? ऐसे पूछेंगे ना, जब ये बना था उस समय से इंडिया इसका सदस्य है। तो जब से ये बना था, इंडिया उस समय से इसका सदस्य नहीं है, ये बाद में इसका सदस्य बना है, हाल-ही-फिलहाल में। मोदी गवर्नमेंट के टाइम में वासनार अरेंजमेंट हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया ग्रुप हो, चाहे आपके एमटीसीआर हो, इसमें इंडिया सदस्य बना है 2016 में और 17 के आस-पास में, ठीक है? ये और क्या काम करता है? ये और भी कंट्रोल करता है। क्या? तो आर्म्स, आर्म्स यानी कि शस्त्र, शस्त्र निर्यात कंट्रोल। यानी कि जो भी अगर आर्म्स की बात करें, इसमें आर्म्स में हर चीज़ आर्म्स। इसमें आप जो मिसाइल से लेकर जो बड़े-बड़े जो इक्विपमेंट्स होते हैं, वेपन्स होते हैं, हथियार, उसकी भी बात करें, तो कंट्रोल यानी कि आप खुद सोचिए कि पहले तो हम वो सामान, वो जो सामग्री है, उसके एक्सपोर्ट पे कंट्रोल किए। उसके टेक्नोलॉजी पर यानी कि उसके तकनीकी पर कंट्रोल किए। इसके बाद फिर इसके हम जो आर्म्स हैं, आर्म्स पर कंट्रोल करते हैं। यानी कि ये आर्म्स पे के ऊपर भी, शस्त्र के ऊपर भी, प्रौद्योगिकी के ऊपर भी और जो सामग्री है, उसके ऊपर भी कंट्रोल करता है कि आप किसी देखिए, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जहाँ आप एक्सेस किए, ज़्यादा कर लिए, तब ये बॉडी एक्टिव होती है। ठीक है? तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ ये भी देता है, ये दिखता है कि अगर ऐसा होने से फिर क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है कि यस, एक जो देश है, वो अपने देश में समथिंग कुछ वो इम्पोर्ट किया, आयात किया और अपने यहाँ पर कुछ मिसाइल्स वो बना रहा है। कुछ मिसाइल्स बना रहा है। कुछ के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कुछ के लिए दिक्कत है यहाँ पर। तो पारदर्शिता यहाँ बनी रहती है, इसके लिए अधिक ज़िम्मेदारी को बढ़ावा देना। देखिए, ये क्यों होता है? कोई कंट्री ज़्यादा हथियार बना ना ले, वैसे तो ये तो बन ही रहा है, ठीक है? अब रसिया इस आपको मालूम है कि जब ये बॉडी मतलब 1996 के बाद जब रसिया बन चुका था वैसे 15 भागों में टूट के 1990s में, तो उसके बाद तो ये जब बॉडी बनी ना, तो ऑलरेडी सबके पास में ऑल न्यूक्लियर मिसाइल्स थे। इसके जस्ट कुछ साल के बाद में पोखरण जब 2 हुआ 1999 में, तो हाँ, प्रतिबंध भी लगा, अलग बात है वो प्रतिबंध लगा। लेकिन कहीं न कहीं इसकी एक एक पॉइंट्स ये भी है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, ज़िम्मेवारी भी को भी बढ़ावा देता है कि आप मिसाइल्स रखे हैं, तो आपकी भी ज़िम्मेवारी भी है कि ऐसा नहीं कि आप बंदूक लिए और उठा के सबके ऊपर चलाना स्टार्ट कर दें। ज़िम्मेवारी भी होती है कि आपको किसके ऊपर अटैक करना है, किसके ऊपर अटैक नहीं करना है। तो ये इस चीज़ को बढ़ावा देता है। अब जैसे ऐसे पॉइंट लिखने आते हैं क्या? डायरेक्टली इस मिसाइल्स अरेंजमेंट से क्वेश्चन नहीं आएँगे, ठीक है? लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कभी-कभी कुछ पॉइंट्स आपको लिखने पड़ जाते हैं। मेंस में कुछ वर्ड आपको, कुछ लाइन आपको अच्छा लग गया, वहाँ लिख सकते हैं। बाकी प्रीलिम्स के लिए पूरा स्टेटमेंट यहाँ शुरू से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक प्रीलिम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एक स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है। हर एक वर्ड इम्पोर्टेंट है जो कि यहाँ पर लिखा है। हर एक वर्ड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पर किसके बारे में बात करता है, ठीक है? देखिए, ये बात करता है कन्वेंशनल आर्म्स। कन्वेंशनल आर्म्स पारंपरिक जो हथियार है, पारंपरिक हथियार की हम बात करें, तो इसमें मिसाइल्स आते हैं। अभी अच्छा गैर पारंपरिक कौन-सी होगी? एक तो पारंपरिक हो, कन्वेंशनल हो गया, तो नॉन कन्वेंशनल मिसाइल्स कौन-सा होगा? जैसे कि अभी के टाइम में
बायोलॉजिकल वेपन्स हथियार, यानी कि वायरस, बायोलॉजिकल हथियार, ये आपका वायरस हो गया। फिर आपका एक ज़ॉम्बी वायरस हमने कल ही पढ़ा था। फिर आपका एक हो गया केमिकल वेपन्स, केमिकल हथियार हो गया। ये सब आपके गैर पारंपरिक, यानी कि अभी के मिसाइल्स, मॉडर्न आपके वेपन्स हैं, मॉडर्न आपके आधुनिक हथियार ये हैं, ठीक है। ये हो गया दोहरे उपयोग वाली वस्तुएं और प्रौद्योगिकियां। देखिए ये निगरानी रखता है कि कहीं-कहीं ऐसे जो मिसाइल्स है, ऐसे आर्म्स है, अगर आतंकवाद के हाथ में न लग जाए। क्योंकि आप जो वस्तुएं, अब जो जो यानी कि जो सामग्री की हम बात कर रहे हैं, जो आप वेपन्स बना रहे हैं, ये एक सरकार के अंडर में होनी चाहिए, सरकार की निगरानी में, कंट्रोल में। ये ऐसे ग्रुप के हाथ में ना लगे, जिसे बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में नॉन स्टेट एक्ट, यानी कि आतंकवाद, आतंकवाद के हाथ में ना लगे। इसके लिए यहाँ पर बोला गया कि दोहरे उपयोग वाली वस्तुएं, दोहरे उपयोग वाली वस्तु यानी कि न्यूक्लियर मिसाइल्स हो गया। अगर आप यूरेनियम यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम आप निकालते हैं, तो यूरेनियम न्यूक्लियर मिसाइल्स बनाने के लिए यूरेनियम की उपयोगिता होती है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर आप यूरेनियम निकाल रहे हैं, इसका यूज आप कहाँ कर रहे हैं? दोनों यूज है इसका, ठीक है। आप न्यूक्लियर से आप बिजली बनाते हैं, न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट होते हैं, और वही न्यूक्लियस से आप मिसाइल से बनाते हैं। तो आप यूज कहाँ कर रहे हैं? जिसका इसके लिए आप यूज कर रहे हैं, इसकी भी निगरानी ये रखता है, ठीक है। मतलब ये बोल सकते हैं, इसके बारे में अगर कुछ विशेषता लिखी जाए, तो मेरे ख्याल से आप बहुत सारे पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। आर्म्स का कंट्रोल, शस्त्र का कंट्रोल, ठीक है, सामग्री हो गया। फिर आपका दोहरी उपयोग वाली वस्तुओं के ऊपर कंट्रोल करती है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर भी कंट्रोल करती है, इन प्रौद्योगिकी को ट्रांसफर को लेकर। ये बहुत सारा पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं। एक यहाँ पर एक टर्म है MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। फुल फॉर्म सुन लीजिए, बस आपको याद नहीं करना है, ठीक, क्योंकि आप MTCR सुनेंगे तो आपको याद है MTCR वही है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। ये जो है ना, ये आपका इंडिया इसमें इसका मेंबर है, और ये इससे अलग है। जैसे कि वासेनार अरेंजमेंट है, उस तरीके से MTCR भी है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप भी है। तो ये इसका जो स्थापना जो हुआ था 1987 में, और इंडिया, भारत जो है ना, इसका मेंबर बनता है 2016 में। 2016 में ही इंडिया मेंबर बनता है किसका? तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का। आई होप कि दिखाई नहीं दे रहा हो, कोई नहीं, बस थोड़ा सुन लीजिए। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में किस बात की कंट्रोल या निगरानी रखी जाती है? तो जो केमिकल और बायोलॉजिकल जो वेपन्स हैं, बस आपको थोड़ा बहुत पीएचडी नहीं करना, थोड़ा बहुत आपकी ऑल नॉलेज होना चाहिए कि वासनार अरेंजमेंट किसके लिए है। तो ये पारंपरिक हथियार को कंट्रोल करने के लिए, जो प्रौद्योगिकी है उसको कंट्रोल करने के लिए, जो दोहरे उपयोग वाली जो आपकी जो सामग्री वस्तुएं हैं, जिससे आप मिसाइल से बनाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स को हम लोग कंट्रोल करते हैं। सबकी यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य सबका कुछ अलग अलग है। कैसे? ये क्या करता है? CBW, आप शॉर्ट में कैसे याद रखें? CBW यानी कि CBW, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स, है ना। ये हो गया मिसाइल्स, यानी कि MTCR जो है ना, M यानी कि मिसाइल। तो MTCR क्या करता है? मिसाइल्स को कंट्रोल करता है, ठीक है, मिसाइल्स को कंट्रोल करता है। जो मिसाइल्स होते हैं, जो भी मिसाइल्स, एयर टू वाटर, वाटर टू एयर, एयर टू लैंड, जैसे भी इसमें, ठीक हो, यानी कि मिसाइल्स को कंट्रोल करता है ये, जैसे भी मिसाइल्स हो। कितने मेंबर है, ये आपसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, छोटे मोटे एग्जाम के SSC या फिर जो भी लेखपाल वगैरह का, तो उसके लिए अब इसे पूछ लेते हैं। लेकिन क्योंकि चैनल ही UPSC का है, तो यहाँ पर हम कितने मेंबर है, इसमें टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, इंडिया मेंबर है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। UPSC यहाँ फोकस करती है कि इंडिया है कि नहीं मेंबर, ये। तो इंडिया सबका मेंबर है, बस इतना ही कि NSG का मेंबर नहीं है। ध्यान रहे कि इंडिया, भारत जो है ना, वो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का भारत मेंबर नहीं है। बस ये दिमाग में कान खोस लेते कि क्यों? क्योंकि इसमें चाइना मेंबर है, और बाकी जो 3 है ना, इसमें चाइना मेंबर नहीं है। तो एक फंक्शन क्या है इसमें, कि जो भी कंट्री को इसमें एंट्री मिलना है, हर एक देश यहाँ पे एग्री होना चाहिए कि हाँ, वो कंट्री इसमें आना चाहता है, मेंबर बनना चाहता है। तो हर एक कंट्री इसमें का सहमति बहुत जरूरी है। आप खुद सोचिए कि इसमें MTCR, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, और फिर आपका जो एक कौन सा बोले, वासना अरेंजमेंट, इसमें इंडिया तीनों का मेंबर है। क्या भारत कभी चाहेगा कि चाइना जैसे कंट्री इसमें आ जाए? कभी नहीं चाहेगा। कभी अब एंट्री के लिए वो अप्लाई भी किया है, लेकिन चाइना के एंट्री को रिजेक्ट कर दिया गया। जब से भारत बना उसके बाद से चाइना को मालूम है कि यार,
अब यहाँ पर मतलब टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। इसके पहले अप्लाई किया था लेकिन उसका वेस्ट कर दिया गया। यानी कि इंडिया जब मेंबर बना तो हर एक कंट्री इंडिया के साथ भी है। इससे क्या साबित होता है? सॉफ्ट पावर। इंडिया की सॉफ्ट पावर को दिखाता है कि इंडिया की कितनी सॉफ्ट पावर है। इंडिया की पावर को भी दिखाता है, ठीक है? इंडिया की इमेज को भी दिखाता है, ठीक है? तभी तो सारे लोग कंट्री एग्री हो गए। वो टाइम बड़ा अच्छा टाइम था 16-17। पाकिस्तान भी जला हुआ था, अटैक करता रहा, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी हम लोग, ठीक है? तो सब कुछ चिढ़ लग रहा था उस समय, ठीक है? चलिए, तो ये आई होप कि ये आर्टिकल आपका कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं अगला आर्टिकल। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में, यानी महान बैरियर रीफ बोल सकते हैं हिंदी में। तो क्या है कॉन्टेक्स्ट, इसको समझते हैं और ये किस टॉपिक में कवर होगा इसको भी सुन लीजिए। जीएस पेपर 3 में आपका जो इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, इसके अंडर में इसको कंप्लीट आप कवर कर सकते हैं इस टॉपिक को, ठीक है? थोड़ा बहुत आप पेपर 1 में भी कर सकते हैं, जीएस पेपर 1 में, क्योंकि वहां आपका ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी वाले पार्ट में भी ग्रेट बैरियर रीफ या कोरल ब्लीचिंग वाले टॉपिक्स को आप कभी कहीं कवर कर सकते हैं, ठीक है? कोई बात नहीं, दोनों जगह आप कवर कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि यूपीएससी का ऑलमोस्ट सिलेबस वो इंटरकनेक्टेड है। तो इंटरकनेक्टेड होने के नाते कहीं न कहीं आपकी जो मतलब एक अप्रोच है, वो आप वननेस यानी कि एक, हर चीज़ को एक में देखना, हर चीज़ को कनेक्ट कर देना, ठीक है? क्योंकि निबंध में काम आता है हर तरह का लिखने का। क्या हुआ है कि हाल ही में आईयूसीएन आईयूसीएन आपको कुछ याद आ रहा है आईयूसीएन कौन है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और आईयूसीएन का एक रेड लिस्ट भी आता है जिसमें इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, तो ये सब सारे लिस्ट गिवन होते हैं। तो आईयूसीएन और यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर, ये दोनों ने मिलकर क्या कहा है सुन लीजिए, कि एक रिपोर्ट के जरिए ने सिफारिश की है कि ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे में विश्व विरासत की सूची में अंकित किया जाना चाहिए। यहाँ पर ये बोला गया कि खतरे में विश्व विरासत की सूची में, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको रखना चाहिए। जब भी हेरिटेज साइट बन जाता है, यानी कि उसके ऊपर उसका संरक्षण करना, जो वहां की जो देश के जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर एक जिम्मेदारी बन जाती है, ठीक है? विश्व विरासत ये होना एक प्लस ये भी पॉइंट है कि सरकार इसके लिए कंजर्वेशन करेगी, ठीक है? प्लस ये पर्यटक के लिए भी आपका एक एक पॉइंट बन जाएगा। यहाँ पर्यटक भी आएंगे, क्योंकि जो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता है, धरोहर, क्या धरोहर बोल सकते हैं, तो जो धरोहर आपका जो विरासत है, तो उसके लिए यहाँ पर दोनों ने मिलकर ये बोला कि ये इसको आपको खतरे में सूची में अंकित किया जाना चाहिए, जिसका ऑस्ट्रेलिया ने विरोध किया है। और इसी बात का ऑस्ट्रेलिया ने विरोध किया, क्यों? देखिए, होता क्या ना, अब इन्होंने ये बोला कि ग्रेट बैरियर रीफ को यहाँ पर इसको खतरे के एक बोल सकते हैं कि निशान से बाहर हो चुका है। बाहर नहीं, मतलब वो मतलब अंदर, मतलब खतरा है अभी, ठीक है? इन्होंने ये बोला है दोनों ने मिलके। और ऑस्ट्रेलिया ने ये कहा कि कोई खतरा नहीं है। क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की रेवेन्यू आती है, राजस्व यहाँ से आता है। क्योंकि यहाँ बहुत सारे पर्यटक आते हैं, और ये जो पर्यटक आते हैं इनसे ऑस्ट्रेलिया को फायदा होता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास में, तो मैप देखते हैं कहाँ पर है। ये अगर आपको मैप क्लियर दिख रहा होगा तो कहीं न कहीं आप इसमें देख पा रहे हो कि ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है और एक महाद्वीप भी है, यानी कॉन्टिनेंट भी है। यानी कि ये हो गया आपका कैनबेरा। और ऑलमोस्ट ये मानते हैं कि हम लोग जो ऑस्ट्रेलिया की जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, वो आपका ईस्टर्न साउथ में, यानी ईस्टर्न साउथ में ऑलमोस्ट यहाँ पर बसे हुए हैं। और उसमें से एक आपका क्वींसलैंड है। क्वींसलैंड का ये पार्ट है ग्रेट बैरियर रीफ, आपको दिखाई दे रहा है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है? और इसके जस्ट ऊपर में आपका पेपुआ न्यू गिनी है, जो कि आपके जस्ट ऊपर में आपको मिलता है, ठीक है? तो ये आपका इसका लोकेशन हो गया। और ये पूरे वर्ल्ड की हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड का बड़ा सबसे बड़ा जो है ना, एक मूंगा चट्टान पड़ रहा है, यानी कि कोरल रीफ सिस्टम है पूरे वर्ल्ड की, ठीक है? कुछ कुछ बातें दिमाग में आप रख लीजिए। तो जिसको मूंगा ही बोलते हैं, कोरल को मूंगा ही बोलते हैं, ठीक है? और जब मूंगा जो है ना, कोरल, जब ये इनका डेथ हो जाता है, कोरल कैसा होता है, ये कलरफुल होता है, ये रंगीन होता है, कोरल जो होता है ना वो रंगीन होता है। और ये एक प्रजाति भी है, ये एक प्रजाति है, ठीक है? जिसको बोलते हैं एक वनस्पति में आता है, ठीक है? वनस्पति वाले कैटेगरी में आता है, यानी कि ये फ्लोरा वाले कैटेगरी में आता है, ठीक है? सबसे बड़ा कार्बन सिंक हो गया। सबसे बड़ा कार्बन सिंक का क्या मतलब हुआ कि इसके कारण जो कार्बन का जो एब्जॉर्प्शन है, क्योंकि आपको मालूम है कि पूरे एनवायरनमेंट में, पूरे पर्यावरण में जो कार्बन की जो उपस्थिति, अवेलेबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा है। और CO2 का होना यानी हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। टेम्परेचर का बढ़ना होता है, CO2 ज्यादा होना, तापमान का और बढ़ना। तो कार्बन को खींच एब्जॉर्ब करना, सिंक करना,
ये इनके अंदर एक कैपेसिटी क्षमता होती है, तो ये इनके अंदर है और अभी खुद ही इनकी जो है ना डेथ हो रही है। जो इनकी डेथ होती है ना, तो डेथ को बोलते हैं हम लोग क्या, कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग यानी कि आप बोल सकते हैं कि जो विरंजन यानी कि कोरल का यानी कि मोंगा का विरंजन होना, जो कोरल आपका हो गया ठीक है। तो कोरल का ब्लीचिंग होना, विरंजन होना, और जब ये विरंजन होता है तो विरंजन होने के टाइम में ये ब्लैक एंड व्हाइट होता है। ये याद रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन पूछे गए। जब कोरल आपका ब्लीचिंग की जो प्रक्रिया होती, प्रोसेस होता है, यानी कोरल ब्लीचिंग मतलब हो गया कि कोरल जो रीफ है उसकी डेथ हो चुकी है, और डेथ जब होती है तो वो ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। जब तक ये कलरफुल है, रंगीन है, यानी कि वो जिंदा है, वो उसकी सांसें चल रही है, क्योंकि वनस्पति है, फ्लोरा है ना, तो फ्लोरा यानी कि प्लांट्स ही हुआ ना, एक प्लांट कैटेगरी में, तो तब तक इसकी सांसें चल रही है। कोरल ब्लीचिंग यानी कि विरंजन जैसे हुआ, यानी कि डेथ हो चुकी है, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग, कोरल एक रीफ हो गया, रीफ यानी कि जिंदा है, ब्लीचिंग यानी कि मर चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वींस जो क्वींसलैंड है ना, ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड, ये कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड में ये सब कवर होता है। क्वींसलैंड, कभी कभी मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन आते हैं, क्वींसलैंड हो गया, कोरल रीफ, फिर आपका सुंदरबन, मैंग्रोव्स, कुछ कुछ ऐसे करके टेबल बना के दे दिए होते हैं, आपको बस मिलाना होता है कि किसको कहाँ से मिला है, ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल ये निकल के आ रहा है कि यहाँ पर IUCN और वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर ने क्यों ऐसा कहा कि खतरा है, और खतरा है तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रख दो, जो धरोहर बना के विश्व धरोहर के रूप में इसको एक चीज दे दो। इसलिए यहाँ बोला गया क्योंकि यहाँ पर कुछ समस्या देखी गई। कौन समस्या? यहाँ ये देखा गया कि पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है, क्योंकि अब सोचिए जो समुद्र का जो पानी है, इसकी जो क्वालिटी है, इसमें कुछ आपको बोल सकते हैं क्वालिटी में थोड़ी सी आपको जो डिग्रेडेशन आपको देखने को मिला, यानी कि क्वालिटी थोड़ी सी कम घटी है। और जब इसकी क्वालिटी कम होगी तो कोरल ब्लीचिंग तो आपके पानी के अंदर ही होते हैं ना, तो उसकी भी आप बोल सकते हैं उसके लाइफ को लेकर, उसके जीवन को लेकर खतरा होगा। ये एक पॉइंट हो गया। फिर उन्होंने ये कहा कि कृषि और निर्माण जो गतिविधियां है, ये भी एक रीजन है। पानी की क्वालिटी का गंदा होना एक वो तो रीजन है, बाकी उसके जो आसपास के जो क्षेत्र है, जो रीजन है, वहां पर जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि है, और बाकी जो आपके जो कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटीज है, जो निर्माण गतिविधियां है, इसको लेकर भी यहाँ पर एक चिंता व्यक्त की गई है। इसीलिए यहाँ पर IUCN ने और वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर ने यहाँ पर खतरे का एक सिंबल बताया है। ऑस्ट्रेलिया ने इसे मना किया। क्यों मना किया? क्योंकि इसका फायदा हो रहा था। अब अगर ये घोषित हो गया वर्ल्ड विरासत, जो विश्व विरासत धरोहर बोल सकते हैं, तो ये कहीं न कहीं ऑस्ट्रेलिया के रेवेन्यू में, उसके इकोनॉमी में थोड़ा-सा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं चाहेगा वो, ठीक है? लेकिन आपके लिए जानने की नीड क्या है? ये तो थोड़ी-सी कहानी है, लेकिन आपके लिए जानने की नीड ये है, ठीक है? क्या क्वालिटी है, क्या नहीं है, ठीक है? थोड़ा कुछ हम और पॉइंट हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कि या कोरल रीफ की हम जो बात कर रहे हैं, कोरल रीफ बैरियर की, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, थोड़ा हम शॉर्ट में जल्दी से 1 मिनट में आपको रिवाइज करवाते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो कोरल रीफ बैरियर रीफ है ना, इसकी हम कुछ बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑस्ट्रेलिया जेवल्स होता है, इनकी एक ज्वेलर की तरह है ना? ज्वेलरी की तरह। क्यों? क्योंकि ये आपके 29,100 रीफ्स, ये आपके रीफ्स यहाँ पर है, जो कि 2300 किलोमीटर में फैले हुए हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रीफ है, ठीक है? 400 कोरल स्पीसीज यहाँ पर है, ठीक है? जो यहीं पर, ठीक है? प्लस इसके वैल्यू की बात करें, जो कि कोरल रीफ से ऑस्ट्रेलिया की जो कमाई होती है ना, खास कर से 6.4 बिलियन इतना, और इससे इसको ये बोला जा रहा है कि 556 बिलियन ये अभी तक या जो ऑस्ट्रेलिया वो कमा चुका है इससे, यानी कि हर साल 6.4 बिलियन जो है इससे कमाई यहीं से होती है। सोचिए तो कितनी बड़ी रकम है। डॉलर की बात करें, डॉलर में, ठीक है? और 64,000 जॉब्स इसमें मिलते हैं। वहां पर जॉब्स भी इससे प्रोवाइड की जाती है, वहां पर देखना, विजिटर्स को घुमाना, उसको गाइड करना, इससे जॉब्स भी क्रिएट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार। ये हो गया। मेन थ्रेट किसके लिए? तो थ्रेट्स यानी कि खतरा किसका है? थ्रेट्स आपका स्टॉर्म्स का, ठीक है? क्राउन ऑफ थ्रॉन हो गया। कोरल ब्लीचिंग जो हम बोल चुके हैं, कोरल ब्लीचिंग, इसका भी खतरा आपको देखने को मिलता है। सेकेंड में यहाँ पर है मेन कॉजेज। क्या मेन कॉजेज है? तो यहाँ पर हमने देखा कृषि जो एक्टिविटीज है, बाकी जो निर्माण जो कार्य यानी कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, ये भी कुछ रीजन है। पॉल्यूशन रीजन है। ये सब आपको यहाँ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कोरल रीफ का जो खतरा है, इसकी खासकर ब्लीचिंग होने में, कन्वर्ट होने में, इस ये रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद यहाँ पर कोरल ब्लीचिंग को एक टर्म दिखाया गया है कि एक कलरफुल है, एक व्हाइट है, और एक यहाँ ग्रीन है। तो ये ब्लीचिंग वाला पार्ट है, ठीक है? ब्लीचिंग वाला पार्ट। फिर यहाँ पर ये है कि ये ब्लीचिंग यहाँ बोला फॉर ब्लीचिंग इवेंट्स इन द लास्ट 20 ईयर, यानी कि अभी तक में
वहां पर ब्लीचिंग के जो घटना है ना वो 4 बार आ चुके हैं। कौन कौन से टाइम में? 1998 में, 2002 में, 2016 में और 17 में, ठीक है। तो इसको वो लेकर कहीं ना कहीं, अगर ब्लीचिंग होती है तो CO2 को एब्जॉर्ब कैसे करेगा? क्योंकि कार्बन सिंक की हम बात करें, कार्बन को एब्जॉर्ब वो करता है, तो एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाएगा, वो खुद वो उसकी जान जा चुकी है। तो कार्बन CO2 का लेवल भी बढ़ता है ना, वो घट रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोरल ब्लीचिंग वो अपने सही अपनी अवस्था में है, ठीक है। तो ये हुआ इसके शॉर्ट के बारे में। आगे चलते हैं, दूसरा आर्टिकल बात करते हैं, क्योंकि फटाफट चलेंगे, क्योंकि झूठ यूपीएससी आपका डिमांड पूरा करना है, ठीक है। वैसे सबका डिमांड पूरा करना है। अगर आप लोग में से अब ये करेंगे ना, आप लोग अपने आप को एडजस्ट कीजिए, क्योंकि यही आपका तरीका है। दुनिया बहुत तेज चल रही है, आपको भी तेज थोड़ा चलना पड़ेगा। तेज नहीं चल सकते तो भागिए, भाग नहीं चल सकते तो कम से कम चलिए, चल नहीं सकते तो रेंगना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये यूपीएससी है। और यहाँ पर हर एक लोग बहुत सिंसियर है, डिसिप्लिन्ड है। हर एक लोग कहीं न कहीं अच्छे से मन लगा तैयारी भी कर रहे हैं। तो आपको ये कॉम्पिटिशन है, ये ऐसा नहीं कि दया भाव रखना पड़ेगा। अपने कॉम्पिटिटर्स में कोई दया भाव नहीं। आपका कॉम्पिटिटर सबसे बड़ा आपके लिए एनिमी है। आपको आगे निकलना है, क्योंकि सीट उतनी ही है। आप दोस्ती और क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप के चक्कर में आप पड़ेंगे, तो फिर ये कहानी फिर आप अटेम्प्ट पे निकल जाएगा। ठीक है, चलिए। अगला जो आपका आर्टिकल है, ये आपका आर्टिकल मनरेगा के बारे में। तो मनरेगा मेट के बारे में, ये मेट क्या होता है भी हम बात करेंगे, लेकिन टाइटल क्या, मनरेगा मेट की मजदूरी को प्राथमिकता। सबसे पहले ये जो टॉपिक है ना, किसके अंडर में आ गया? पेपर 3 कहाँ पर? तो इकोनॉमिक्स के अंडर में आ सकता है। पेपर 2 में भी आ जाएगा, क्योंकि पेपर 2 में आपका गवर्नमेंट जो पॉलिसी योजना है और सरकार के जो हस्तक्षेप है उस वाले टॉपिक में आएगा। पेपर 1 में जबरदस्ती ना डाले तो वही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो पेपर 2 और पेपर 3 में ये आपका आ सकता है। और क्योंकि एमजी नगर से जो बहुत सारे जो केस स्टडीज जो है ना, वो पूछे गए आपके पेपर 4 एथिक्स, एप्टीट्यूड एंड इंटीग्रिटी में, तो वहां से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो ये आपका तीनों पेपर में आपका मिक्स हो जाएगा, ठीक है। और निबंध में तो आप बोल सकते हैं, निबंध तो सबके लिए होता है। निबंध आप जो चीज पढ़ रहे हैं जीएस में, वो निबंध के लिए पढ़ रहे हैं, बस इतना ही मान चलिए। तो यहाँ पर GS 3 2 लिखिए, दोनों में आ सकता है। क्या हुआ है, पूरी जो एक घटना आप बोल सकते हैं, इसको समझते हैं क्या भी हुआ है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। हाल ही में जो मेट यानी स्थल जो पर्यवेक्षक होते हैं, है ना, इससे नियमित रूप से शिकायतें मिली है कि मनरेगा के तहत उनकी जो मजदूरी में देरी हो रही है, जिसके लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक प्रोटोकॉल तैयार किया जो मेट को भुगतान को प्राथमिकता है। हुआ क्या है कि जो मनरेगा में खासकर जो वर्कर्स को जो मैनेज करते हैं, जो तो बोल सकते हैं थोड़ा सेमी, जिनके पास स्किल होता है यानी कौशल होता है उनके पास में, क्योंकि मनरेगा किसके लिए? जो कि जिनके पास में कौशल नहीं है, जिनके पास में अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए। इसका बेसिक हम बात करेंगे, पढ़िए कहानी समझिए। तो वहां पर खासकर जो वर्कर्स को जो मैनेज करता है, जो कंट्रोल करता है ना, जो लीड कर रहा है, तो उसको बोला कि यहाँ पर मिट, ठीक है। और या फिर हिंदी से स्थल पर्यवेक्षक। तो इनकी जो सैलरी है ना, इनकी भत्ता बोल सकते हैं, बोल सकते हैं इनकी मंथली भत्ता, ठीक है, ये रुकी पड़ी है। अब क्योंकि ये कौन सी स्कीम है? तो मनरेगा। ये कल की क्लास में हमने देखा, कल या नहीं, आई होप कि परसों वाले क्लास में। तो एमजी नरेगा जिसको बोलते हैं आप इंग्लिश में, तो वो आपका एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, स्पॉन्सर्ड है, ठीक है, स्पॉन्सर्ड है। और स्पॉन्सर्ड जो होता है यानी कि मतलब कि आपका 50-50 या 50-60 70-30 ऐसे होता है। तो इसमें 60% जो है ना, शेयर, हिस्सा बोल सकते हैं, यानी कि हिस्सा ये केंद्र सरकार देती है। बाकी जो 40% है ना, 40% वो राज्य सरकार देती है। जो भी इनकी खर्चा, जो भी इनके वर्कर्स की सैलरी है, वेजेस है, भत्ता की बात करें उनको। अब यहाँ पे इनको लेट हो रहा है, तो लेट होने पर इन्होंने खासकर कंप्लेन किया कहाँ पर? तो केंद्रीय सेंट्रल ग्रामीण विकास मंत्रालय के ऊपर। जब इन्होंने कंप्लेन किया, तो उन्होंने तुरंत इसको संज्ञान में लिया और सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करते हुए, जहां जहां स्टेट में, जिस स्टेट में जो भी प्रॉब्लम है, उसको उसके लिए खासकर एक प्रोटोकॉल तैयार किया गया। प्रोटोकॉल में क्या बोला गया ये हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं कुछ बेसिक की। किसके बारे में? तो एमजी नरेगा। तो एमजी नरेगा, क्योंकि आपको ये टॉपिक आपको बता रहे हैं, तो एमजी नरेगा है क्या? ये हो गया आपका एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, जो कि आपको 100 डेज के जॉब आपको प्रोवाइड करते हैं, 100 दिन का। और 100 दिन का जॉब प्रोवाइड करता है, प्लस इसके साथ में और भी बेनिफिट्स हैं। कैसे? देखिए, और कोई भी पर्सन जो भी अनस्किल्ड है यानी कि उसके पास कौशल नहीं है, तो वो जा सकता है एमजी नगर पास में, और वहां बोल सकता है कि हमें काम चाहिए, हमें क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। और अगर, ध्यान सुनेंगे, अगर वो 5 किलोमीटर की रेंज में
विद इन 5 किलोमीटर ऑफ योर रेजिडेंस, आपके घर के 5 किलोमीटर के रेडियस में अगर ये आपको जॉब प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, उस पे भी दिक्कत दिक्कत कुछ नहीं, 15 दिन के अंदर अगर आपको जॉब प्रोवाइड नहीं कर रहा है, इनकी रोजगार 15 दिन और 5 किलोमीटर के रेडियस में आपको ही प्रोवाइड करता है। आप पूछेंगे 15 दिन में नहीं हुआ तो, 15 दिन में नहीं हुआ तो जो भी भत्ता वो देते हैं एक वर्कर्स को डेली, अभी वैसे 210 के आसपास में, तो ये आपको मिल जाएगा फ्री का। मतलब 210 रुपये डेली का आपको फ्री का मिलेगा। कब तक? जब तक ये आपको काम नहीं देते हैं, और जब आपको काम देंगे तो 100 डेज के लिए होंगे। अब एक सवाल दिमाग में उठ रहा हो, सर ये 100 डेज पूरा हो गया तो फिर से आप अप्लाई कीजिए। आपका इसमें एक कार्ड बनता है जो कि एक एम्प्लॉयर कार्ड जो बोल सकते हैं, और इसी को लीड करने के लिए जो वर्कर्स यहाँ काम करते हैं, तो वर्कर्स को लीड करने के लिए यहाँ पर ये स्थल पर्यवेक्षक बनाए जाते हैं, जो कि थोड़ी बहुत स्किल होते हैं, थोड़ी बहुत पढ़े लिखे होते हैं। अब इनकी सैलरी रुकी हुई है, तो इन्होंने काम क्या किया, इन्होंने अपने आप को कैटेगरी में, अब इनकी जो कैटेगरी अलग है ना, क्योंकि ये सेमी स्किल्ड है, यानी इनके पास थोड़े बहुत कौशल है। तो इन्होंने क्या किया कि जो वर्कर्स है उनकी सैलरी आ रही है, लेकिन इनकी सैलरी नहीं आ रही है, इनके पैसे नहीं आ रहे। तो ये लोग अपने आप को लिस्ट कर लिए कि हम लोग मेरे पास स्किल नहीं है, मेरे पास कौशल नहीं है, ताकि इनकी सैलरी आ जाए। ये पूरा मामला सेंटर तक पहुंचा, केंद्र में। वहां प्रोटोकॉल बनाया ये गया कि स्टेट गवर्नमेंट को ये बोला गया कि सबसे पहला काम ये होगा, सबसे पहला काम ये होगा कि जो भी आपके स्थल पर्यवेक्षक हैं, इनको सबसे पहले जो भत्ता है ना, ये दी जाए, और इनको इसलिए भी दी जाए एडवांस, मतलब टाइम से पहले, टाइम से थोड़ा पहले एक लिमिट बनाया गया। और ये बोला गया जो भी ये वर्कर्स को खासकर जो भत्ता देते हैं, जो भी इसके अंडर में जो काम कर रहे हैं, ताकि इनको भी तो देना है ना, तो इनके तरफ से उनको जाए पैसे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि वर्कर्स को पहले पैसे मिल जा रहे हैं, यही लोग बांटते हैं, लेकिन ये उनके नाम से आते हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा कि इन लोग देंगे, ये लोग पैसे देंगे, इनके पास पैसे आएंगे और ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको, और उसके पहले इनके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा जो एक प्रोटोकॉल तैयार, छोटा इसमें क्वेश्चन बनते नहीं वैसे, बस इतना है कि एक प्रोटोकॉल तैयार किया गया ताकि इनकी जो समस्या वो चीज सॉल्व की जा सके। एक हम लोग कल एक आर्टिकल हम बात किए थे, जिसमें हम बात किए थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी एक पैनल बनाया है, उस पैनल के जरिए एक ये देखा जाएगा कि कौन कौन सी जो योजना और स्कीम्स हैं, इसको लेकर कहाँ डुप्लीकेशन हो रहा है, कौन कौन सा डुप्लीकेशन है। कल भी हम बात किए थे प्रधानमंत्री अन्न कल्याण ऐसे कुछ योजना था, इसको लेकर। फिर आपका एक हो गया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो ये दोनों लेकर कुछ डुप्लीकेशन है। तो उसी तरीके से ये जो एक्ट है, ये जो योजना है, इसके साथ भी क्या कुछ डुप्लीकेशन है, इसको भी सॉल्व करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये कहानी इतनी तक रही, 3 आर्टिकल कर चुके हैं। टाइम मेरे पास बहुत है, अभी 3 आर्टिकल और करने की कुछ मन है मेरा, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल हम लेके हमारे आप ही लोग के लिए, ताकि कुछ छूटे ना कम से कम। चलिए देखते हैं अगला जो आर्टिकल, ये आपका तटीय लाल रेत के टीले से है। इनकी आप बोल सकते हैं इसको कोस्टल रेड सैंड ड्यून्स के बारे में। ड्यून्स यानी कि टीले होते हैं, यानी कि जो कुछ हाइट में होते हैं, कुछ इस तरीके से। ये जो आप अगर इमेज आप देख पा रहे हो, ये कुछ टीले इस तरीके होते हैं। अब क्योंकि ये रेड कलर का रेड है, सैंड यानी कि मिट्टी जो होता है, तो ये जो रेड सैंड ड्यून्स है, इसके बारे में पूरा आर्टिकल है। क्या है कॉन्टेक्स्ट, क्या है कहानी, इसको समझते हैं खबरों में क्यों है। पहले तो ये जानिए कि ये पेपर 1 में आएगा, जीएस पेपर 1 में। क्यों? क्योंकि जीएस पेपर 1 में आपको एक छोटा सा टॉपिक है आपके जियोग्राफी में, सॉइल का, मिट्टी का, उसमें ये कवर हो जाएगा। आप बेसिक नहीं पढ़े होंगे, कोई बात नहीं, करंट अफेयर्स इसीलिए होता है कि आपका कुछ अगर छूट जाए वहां से, तो आप यहाँ से कवर कर लीजिए। कुछ नया आ गया उस सब्जेक्ट में, कुछ यहाँ से कर लीजिए, कुछ नया, कुछ अपडेट, तो आप ये क्लास जो है ना, ये विदाउट, ये सबके लिए फ्री होती है ना। वैसे तो चार्जेस इसके होने चाहिए, है ना, क्योंकि इसमें मेहनत ज्यादा लगता है। डेली क्या मेहनत है, डेली मेहनत और डेली का पीपीटी की मेहनत, ठीक है। और जैसे कुछ सब्जेक्ट रहा, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इसमें फैकल्टी के दिमाग में होता है, सबको दिमाग चलता है। तो सॉइल एक टॉपिक है जो कि जीएस 1 में यहाँ से कवर होगा। क्या है कॉन्टेक्स्ट, इसको समझते हैं। हाल ही में क्या हुआ है कि वैज्ञानिकों ने आंध्र प्रदेश सरकार ने से विशाखापट्टनम के ग्लेशियर काल के तटीय लाल रेत के टीलों की रक्षा करने की आग्रह किया है। हुआ क्या है कि आंध्र प्रदेश, यहाँ जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये खासकर रिक्वेस्ट किया है आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट को कि आप ये जो रेड सैंड ड्यून्स हैं, इसको आप थोड़ा कंजर्व कीजिए, क्योंकि कुछ खतरा है। और खतरा किस लिए, ये हम आगे बात करेंगे, लेकिन इनको प्रोटेक्शन देने की, यहाँ पर रक्षा करने की बात की जा रही है। अब यहाँ पर
क्या ये सैंड बाकी सबसे अलग है? क्या ये जो सैंड की बात कर रहे हैं, मिट्टी की बात कर रहे हैं, क्या ये सबसे अलग है, यूनिक है? तो जो यूनिक है, किस तरीके से यूनिक है, ये हम बात करते हैं। एक यूनिकनेस तो आपको यहाँ से मिल गया होगा, ग्लेशियल काल का। ये ग्लेशियर का है, जब जो पूरा पृथ्वी एक बर्फ का गोला था, यानी कि बर्फ के फॉर्म में था। फिर आपका टेम्परेचर बढ़ता है, आइस पिघलता है, यानी कि वही बर्फ, ग्लेशियर मतलब बर्फ हो गया। फिर आपका मतलब वाटर कंटेंट बढ़ता है, लैंड उसमें होता है, टेम्परेचर और बढ़ता है, फिर आपका वाष्पीकरण होता है। तो उस टाइम का ये जो सेंट ना उस टाइम का है। तो सोचिए कि ये बहुत मतलब ये बोला जाता है कि ये 18,500 से 20,000 साल पुराना है, साल पुराना है। ठीक है, आपसे टाइम पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी टाइम को एक दिमाग में रखिएगा कि मतलब ये आपका इंडस वैली से बहुत पहले का है ना। तो उस टाइम का ये आपका रेत है। इसके बारे में तो बेसिक जानते हैं क्या ही है। देखिए, एक आसान क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में ये बनता है कि ये जो रेड सैंड ड्यून्स है, इसको और भी नाम से भी जानते हैं। तो आंध्र प्रदेश में इसे बोलते हैं एर्रा मत्ती दिवालू। बड़ा अजीब सा नाम है, लेकिन कोई बात नहीं, आप मतलब थोड़ा एक दो बार रिवाइज करें तो आपको याद हो जाएगा। बस दिमाग में ख्याल रखना है, एर्रा मत्ती दिवालू, इस नाम से हम लोग आंध्र प्रदेश में इसे बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है ना, खासकर उस स्टेट में, आंध्र प्रदेश के राज्य में, वहां पर इस टीले को पहले से ही 2014 में ही भू विरासत स्थल घोषित कर दिया जा चुका है। अच्छा, ये घोषित कौन करता है, अनाउंस कौन करता है? ये अनाउंस करता है जीएसआई, यानी कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और ये जो है ना, इन्होंने 2014 को किया। और इसी का काम होता है कि किसी भी साइट्स को, किसी भी स्थल को, खासकर इसको विरासत स्थल करना है नहीं करना है। तो इन्होंने किया। अब इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि उस जगह को एक बोल सकते प्रोटेक्शन मिलेगा, कंजर्वेशन मिलेगा, उसमें सरकार कुछ ना कुछ पॉलिसी लेके आएगी बचाने के लिए, ये कुछ कुछ होता है। अब हम अगर बात करें कि इसका महत्व क्या है, ये जो रेड सैंड ड्यून्स है, RSD शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस है क्या? तो भौगोलिक रूप से पुरातात्विक है, और मानव शास्त्रीय रूप से, यानी कि आप बोल सकते हैं जियोलॉजिकली है, आर्कियोलॉजिकली है, और एंथ्रोपोलॉजिकली है। देखिए, तीनों के मीनिंग को हम शॉर्ट में समझाते हैं। भौगोलिक यानी कि आप बोल सकते हैं कि जियोलॉजिकली, क्योंकि ये जो मिट्टी है ना, बाकी सारी मिट्टी से अलग है। और ये सबसे पहली बात की है कि ये बहुत पुरानी मिट्टी है। तो पुरानी है यानी कि पुरातात्विक है ना, यानी कि पुरानी बोलिए या पुरातात्विक बोलिए, बात बराबर है। भौगोलिक यानी कि इसके कुछ ना कुछ आप बोल सकते हैं कि इस मिट्टी में कौन कौन से कॉम्पोनेंट मिले हुए हैं, क्या क्या इसमें है, क्या क्या इसमें जो कृषि हो सकता है इसमें, ये सारे कुछ भौगोलिक में आ गया। ठीक है, और कहाँ कहाँ पर ये होता है, ये सब कुछ बातें भौगोलिक में। पुरातात्विक यानी कि बहुत पुरानी है, ग्लेशियर टाइम से है। मानव शास्त्री यानी कि इसमें ह्यूमन का जो इंटरफेरेंस है, मानव का जो इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप, ये इसमें होने से कहीं न कहीं इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। ये जो टीले हैं कम हो रहे हैं, टीले कम हो रहे हैं। एक इमेज तो हम लाइन आपको दिखाते हैं कि ये जो है ना, ये टीले बहुत नीचे आके एक प्लेन एरिया बना चुके हैं, एक मैदानी क्षेत्र की तरह बना चुके हैं। कुछ ही ऐसे एरिया जो कि आपका टीला बना हुआ है। मिट्टी जो होता है ना, वो टीले नहीं बनाते हैं, और होते भी है तो ये जो टीले ना, वो 30-30 जो है ना, 30 मीटर के हैं। 30 मीटर छोटे नहीं होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। आई होप कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो कि ये हाइट में कुछ है। तो ये जो हाइट है ना, इसकी हाइट कम हो रही है। और इसी को देखते हुए खास आंध्र प्रदेश के साइंटिस्ट है, इन्होंने एक कंसर्न जाहिर की है, खतरे को बताया कि इसे कंजर्व करना चाहिए। विशिष्टता ये कि इनकी यूनिकनेस ये है कि इसकी हाइट है। आप कोई भी मिट्टी लीजिए, सैंड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, चट्टान की नहीं बात कर रहे हैं। तो सैंड यानी मिट्टी, और मिट्टी जो है ना, इतने हाइट में होती नहीं है। तो ये इनकी यूनिकनेस है, ये इनकी विशिष्टता है, जो कि 30 मीटर हाइट में। और दूसरी बात ये है कि ठीक है, जो भी कुछ हाइट में होता है, तो ये भी होता है कि कहीं के जो अर्थक्वेक या क्या उसको बोलते हैं, ज्वालामुखी आया होगा। तो ज्वालामुखी जब आया होगा, उसमें कुछ लोग जो जीवाश्म बोल सकते हैं, है ना, एक जीवाश्म यानी कि कुछ जीव का अंश उसमें होगा। तो लेकिन यहाँ पर अजीवाश्म है। ये जो मिट्टी है, ये जो टीले हैं, ये अजीवाश्म है, इसमें कोई भी जीव के अंश इसमें आपको नहीं मिलेंगे। ये एक यूनिकनेस है, दो यूनिकनेस है। 30 मीटर हाइट में कोई मिट्टी इतना होता नहीं सैंड, ठीक है। अजीवाश्म यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट। प्लस यहाँ पर ग्लेशियर टाइम से, ये भी एक आपका यूनिकनेस हो गया। अब एक यहाँ पे पॉइंट लिखा, ग्लेशियर एंड दी वार्म पीरियड्स, इस टाइम का ये हिमनद और गर्म अवधि, दोनों टाइम में ये अपने आप को सस्टेन कर लेते हैं। अगर बर्फ वाला जगह हो, अपने आप को ये मेंटेन कर लेंगे। गर्म जगह हो, वहां भी अपने आप को मेंटेन कर लेंगे। ये यूनिकनेस इसकी है। तो 3 पॉइंट यूनिकनेस है, 4 हम बोले थे। 30 मीटर हाइट, अजीवाश्म,
हिमनद और गर्म अवधि में भी अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं, और ग्लेशियर टाइम से आपका चीजें इसके उल्लेख की गई है। ठीक है, तो ये आपके कुछ कुछ पॉइंट हो गए। आई होप कि ये चारों पांचों पॉइंट जितना भी हम बताए इसको आपकी साइड से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ा जाए, है ना। भारत में विमानन सुरक्षा को लेकर एक आपका आर्टिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और यहाँ से क्वेश्चन बनते भी है, पेपर में पूछे भी गए पहले भी, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। आई होप की 17-18 देखेंगे, 2016, 17 और 18, यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा, लगातार क्वेश्चन पूछेगा। देखिए क्या कॉन्टेक्स्ट, इसको समझते हैं। जीएस पेपर 2 यानी कहाँ पर आप बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट के खासकर जो पॉलिसीज है, योजना है, और उसके इंटरफेरेंस यानी कि हस्तक्षेप को लेकर वहाँ एक टॉपिक है, उसमें आपको कवर होगा। इसमें क्या कॉन्टेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक जो आपके उड्डयन संगठन यानी कि ICAO, इन्होंने इनके द्वारा नवीनतम रैंकिंग में भारत की स्थिति 2018 में 102 थी, और यहाँ से 48 स्थान पर पहुंच गई है। देखिए अभी जो इंडिया की जो रैंकिंग इसमें आई है, खासकर ये इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये आपका रैंकिंग इम्प्रूव हुआ है, अच्छा हुआ है, क्योंकि 2018 में इसकी रैंकिंग 102 थी, अभी 48 है। यानी सोचिए 50% आपका बोल सकते हैं कि मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब ये जो इम्प्रूवमेंट हुआ ना, बहुत सारे जो पैरामीटर्स होते हैं उसको देखते हुए ये लोग खासकर ये रिजल्ट निकालते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल हो गया कि कितना ट्रैफिक है, इंडिया के डोमेस्टिक जो घरेलू जो आपके जो आपका ओडीएन आपके जो संगठन है, कितने उसमें ट्रैफिक है, कितने लोग इसमें सफर करते हैं, क्या सब लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, एक मिडिल क्लास से लेकर एक हायर क्लास, ये भी देखते हैं। प्लस एविएशन के लिए आप बोल सकते हैं, विमानन के लिए कौन कौन से विधान है, कौन कौन से कानून है, क्या ये कानून बहुत ज्यादा मतलब टफ तो नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं मतलब सबके लिए बहुत टफ हो रहा है, ये तो नहीं है। ये कुछ कुछ फैक्टर देखते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हम भूल गए वैसे, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट जो है ना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात करते हैं, ठीक है। एविएशन सेक्टर के लिए हम ये मानते हैं कि ये इंडिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ये सेक्टर है, सबसे तेजी से ये बढ़ने वाला, सबसे तेजी से ग्रो करने वाला इंडिया में। क्योंकि अभी करंट की बात करें तो 137-38 के आसपास, क्योंकि अभी एक दो तो बन गया है, देवघर एक है झारखंड में, वहां भी एक साथ बन गया, तो 137-38 के आसपास में अभी आपका एयरपोर्ट है ना। उसमें से कुछ प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट को 2020 के आसपास में आठ आठ जो है ना आपके एयरपोर्ट प्राइवेट को दे दिया गया था कि आप इसको मैनेज कर लो। लेकिन फिर भी 137 जो है ना, ये एक डेटा है जो कि 2020 का डेटा है, वो ये कहता है कि इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेवारी है, जो कंट्रोल जो बोलते हैं कंट्रोल, ये किसके अंडर में, तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ना, इनके अंडर में 137 एयरपोर्ट है, और करती है क्या है, ये करती है खासकर, सुन लीजिए, ये अपग्रेड, मेंटेनिंग और मैनेजिंग, यानी कि उन्नयन, रख रखाव और प्रबंधन, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मेन जो काम है, जो मेन ऑब्जेक्टिव इसका है, ये तीन है, उन्नयन, रख रखाव और प्रबंधन। यहाँ से मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फिर जो आपके एविएशन सेक्टर है, ओडीएन जो आपके क्षेत्र है, वहाँ अभी इसको लेकर भारत में कौन कौन सी समस्या है, या फिर कौन कौन से इसमें चैलेंजेस है, और इसके लिए क्या आगे हो सकता है, चर्चा करें। ऐसे क्वेश्चन बनते भी है और पहले भी पूछे गए। अब इतने आसान क्वेश्चन पूछते हैं, ये आसान क्वेश्चन आता है वैसे, बहुत आसान क्वेश्चन, क्योंकि इसमें सब लोग बना सकते हैं। तो इसका मेन मोटो ये हो गया। अब यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ लिखा है कि अब अकॉर्डिंग टू आप जो एविएशन सेक्टर है, जो ओडीएन जो आपके क्षेत्र है, इसको कुछ डेटा के अकॉर्डिंग इसको देखा गया कि 2023 में इंडिया की हम बात करें, भारत की हम बात करें, जो कि भारत में पूरा जो इसका एक ट्रिप, कितने लोग सफर करेंगे एयरवे से, है ना, एयरवे से, तो ये आपका बोला गया 1 बिलियन जो ट्रिप वो ट्रिप होने वाला है 2023 में, ये अगर आंकड़ा लगाया गया। वैसे अभी 2022 का जो डेटा है ना, वो इससे कम है, ठीक है, बिलियन नहीं पहुंचा है, लेकिन हाँ मतलब अच्छा खासा नंबर है, बिलियन से कम है। तो अभी ये बोला जा रहा है कि ये इतना पहुंचेगा, तो ये डेटा को आप इसलिए हम इसको लाए यहाँ पर, क्योंकि ये डेटा आप अगले साल तक वैलिड है। अगले साल क्वेश्चन आता है तो इससे डेटा का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि 23 में मेंस होगा ना, तो 23 के लिए इससे डेटा यूज कर सकते हैं। हम सोचे कि पहले बार लिख ले हमें लगे पहले बार यूज ही नहीं होगा, तो लिखेंगे क्यों, थोड़ा बहुत स्मार्टनेस आप भी दिखाइए, कुछ हम दिखाएंगे, है ना। चलिए, तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट और भी है, भारत में खासकर जो आपके एविएशन सेक्टर है, जो इंडियन आपके जो क्षेत्र है, इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए भी हैं। ऐसा नहीं कि इसमें जो भी हायर क्लास के लोग हैं, एलिट क्लास के जो अमीर लोग हैं, वही लोग के लिए जो एविएशन है, जो कि मतलब एयरप्लेन वाला जो सफर है उसी के लिए है, ऐसी बात नहीं है।
सरकार ने इसके लिए यहाँ पर उड़ान स्कीम लॉन्च किया था, आपको याद होना चाहिए 2018 के आसपास में, और इसका नाम दिया गया क्षेत्रीय संपर्क योजना RCS यानी कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। इस स्कीम के तहत में उड़ान जो है यानी कि उड़े देश के आम नागरिक, ये इस तरीके से एक योजना स्टार्ट की गई थी ताकि, और ये दिखाया गया था कि एक चप्पल पहनने वाला भी एक आदमी वो हवाई यात्रा कर सकता है। तो सरकार की एक स्टेप रही और बिल्कुल एक मिनिमम एक प्राइस में, लेकिन वो प्राइस हमने भी यूज किया, ठीक है, ठीक है, क्योंकि तो हमने ये देखा कि ये प्राइस बिल्कुल कम ये होता ही नहीं है, प्राइस अच्छा खासा होता है, मतलब ये नाम नाम का ये मतलब प्राइस कम है, लेकिन हाँ मतलब फिर भी अगर किसी अ, अगर एक पैसेंजर को 3000 से भी ऊपर लग रहे हैं, 3000 से ऊपर, तो ये फिर नॉर्मल नहीं है ना, नॉर्मल नहीं है अगर 1-2 घंटे की सफर है तो। चलिए, तो ये एक पॉइंट हो गया। इसके बाद में कुछ इसमें चुनौतियाँ भी हैं, इसमें कुछ चैलेंजेस भी है, चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। क्या है? रख-रखाव का चैलेंज है। अब जितने भी इसमें जो भी एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट में बहुत सारे इसमें मैनेजमेंट होती है, ठीक है? आपको एयरपोर्ट तक पहुँचना, फिर एयरपोर्ट से आपको जो प्लेन है वहाँ तक पहुँचाना, बसेस लगे होते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे होते हैं। तो इसका रख-रखाव, मैनेज करना, हर चीज़ को मैनेज करना, आप एक ऑनलाइन पोर्टल को मैनेज करना, ये सब कुछ यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। तो रख-रखाव हो गया। वित्तीय आपका तनाव, एक फाइनेंशियल एक आपका स्ट्रेस लगा होता है, फाइनेंशियल आपका एक स्ट्रेस लगा होता है कि क्योंकि बहुत सारे जो आपको मालूम होगा एयर इंडिया जो है ना घाटे में चल रही थी, है ना? तो ये फाइनेंशियल स्ट्रेस का भी कुछ इश्यू होता है ना? ये भी एक हो गया। हवाई अड्डों पर भीड़-भाड़ यानी कंजेशन की का जो एक इश्यू होता है, भीड़-भाड़ का इश्यू। जहाँ सस्ता होता है ना, तो वहाँ पर सरकार ये करती है कि सस्ता है, तो भीड़ बढ़ेगा क्योंकि आपका प्राइस कम हो गया, सप्लाई यानी ज़्यादा हो गया, तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर भीड़-भाड़ जहाँ कम होता है, ये भी एक समस्या है। इसके बाद और भी समस्या बात करें, तो अस्थिर संचालन। देखिए, एक बोलते हैं सस्टेनेबल आपका जो ये ऑपरेशन, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। यानी कि आप सपोज़ कीजिए आपका प्लेन उड़ रहा है, ठीक है? उड़ने के दौरान में जो टर्बुलेंस होता है, कभी-कभी बादल घिरे होते हैं, ये सबसे बड़ी एक खासकर खास जर्नी के टाइम में एक समस्या होती है। क्षमता और बुनियादी ढाँचा, यानी कि आप जो कैपेसिटी है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो ये आपका पॉइंट है, ये तो है ही। क्योंकि आप खुद सोचिए कि एक एयरपोर्ट बनाने के लिए बहुत अच्छी खासी लैंड चाहिए, ज़मीन चाहिए। ज़मीन चाहिए, उसमें वर्कर्स चाहिए, हर एक चीज़ को आना, जाना, पहुँचाना सब कुछ। तो ये जो बुनियादी जो ढाँचा है, ये क्षमता, अब कितना लैंड है, कितना प्लेन उसमें इसमें होल्ड कर सकता है, ये सब चीज़ भी समस्या होती है। स्टाफ की कमी होती है, यानी कुशल श्रमिक की, ठीक है? उच्च लागत, हाई कॉस्ट लगता है, और हाई कॉस्ट बेसिकली ये भी दिखाया जाता है कि खासकर जो प्लेन के जो फ्यूल होते हैं, जिसको बोलते हैं एविएशन, विमानन, टरबाइन, ईंधन, तो इसको लेकर बहुत सारा इश्यू होता है। इसको लेकर अभी एक इश्यू ये भी है कि अभी ये जीएसटी में ही आता है ना? ये आपका जीएसटी की गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में नहीं आता है। तो डिमांड ये हो रहा है, और खासकर हम बात करें आगे का जो वे फॉरवर्ड, उसमें हम ये इसको लिख सकते हैं कि एटीएफ यानी कि विमानन टरबाइन ईंधन, यानी कि आप बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में जो एविएशन टरबाइन फ्यूल, इसको लेकर कि इसे जीएसटी के दायरे में रखना चाहिए, पहली बात। दूसरा बात ये है कि निजीकरण की तरफ है। अभी 8 ही जो है ना एयरपोर्ट प्राइवेट को दी है, लेकिन 8 से बढ़ाकर 80 भी करना चाहिए। तो यहाँ पर जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जो हम बात करते हैं, ये आपका यहाँ होना चाहिए, ठीक है? तो ये आप लिख सकते हैं इसको आगे के रास्ते में, या वे फॉरवर्ड इसको आप इसको कवर कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पर जो बॉडी है, यानी कि ये शुरुआत में जो हम बात की ना आईसीएओ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्योंकि प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ये बोला है, ठीक है? इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। इनकी जो स्थापना है ना 1944, यानी कि ये क्वेश्चन ऐसे बनते हैं आपके प्रीलिम्स में कि ये जो बॉडी है, हाल ही फिलहाल खबरों में था, क्योंकि इस 2016 की का पेपर याद कीजिए। ऐसे क्वेश्चन भरे भरे हुए थे कि अभी ये चीज़ें खबर में थी और ये खबरों में, और इसकी इसकी जो स्थापना है, ये आपका हाल ही फिलहाल में हुआ है, या कुछ ही साल हुआ है, या आज़ादी की बात हुआ है। तो फँस जाएँगे फिर आप। ये 1944 की हुआ है, और इसमें टोटल जो है ना 193 कंट्री है, 193 देश हैं, ठीक है? 193 देश हैं, 193, इसमें इंडिया भी है। और बेसिकली इसका मेन पर्पस क्या होता है? मेन इसका उद्देश्य क्या होता है इस बॉडी का, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन? इसका मेन उद्देश्य होता है बढ़ावा देना, किसका? तो ये वैश्विक नागरिक उड्डयन प्रणाली का सतत विकास चाहती है, यानी बोल सकते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ द ग्लोबल सिविल एविएशन सिस्टम, यानी कि वैश्विक नागरिक उड्डयन प्रणाली का इसका एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की दिशा में ये काम करता है, ताकि एक आम नागरिक भी प्लेन का सफर कर सके, और प्लेन के सफर में कुछ भी टर्बुलेंस ना हो, कुछ बाधा ना हो, हाई कॉस्ट ज्यादा ना लगे ना। ये आपका जो एटीएफ यानी कि आपका एविएशन टरबाइन फ्यूल जो है, ये भी आपका जीएसटी के दायरे में आ जाए,
इसको लेकर बहुत ज़्यादा एक हंगामा ना हो। इससे जीएसटी दायरे में आपके पेट्रोल पे नहीं आते हैं, अल्कोहल पे नहीं आते हैं। उसी तरीके से आपका जो ये आप क्योंकि पेट्रोल की बात करें तो ये आपका फ्यूल है ना, तो ये भी आपके इसी में आता है। तो इसको लाने की बात की जा रही है। अगर ये आएगा तो फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि इसका जो यूज़ है, इसका यूज़ एक प्रॉपर तरीके से होगा। प्रॉफ़िट कहीं न कहीं बँटेगा, सरकार के ऊपर भी आएगा, है ना? ये चीज़ें। तो ये एक पॉइंट हो गया इसके रिगार्डिंग। 52 हो गया टाइम, तो आई होप कि कुछ टाइम बचे है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। वैसे मेरे पास में भी और भी आर्टिकल थे, तो कल के लिए हम लोग इस आर्टिकल छोड़ दे रहे हैं। तो हम लोग कितना आर्टिकल कवर किए, एक बार हम थोड़ा-सा बैक जाना चाहते हैं। कितना आर्टिकल कवर कर चुके हैं? तो इसमें से हम लोग एक आर्टिकल हम लोग वासनार से किए। तो यहाँ पर ये हम लोग कर चुके हैं वासनार, ठीक है? इसके बाद महान बैरियर, ग्रेट बैरियर रीफ, ये हम कर चुके हैं दूसरा, ठीक है? फिर आपका तीसरा ये हो गया मंडेगा का, ठीक है? चौथा आपका हो गया लाल रेत के टीले, और पांचवा आपका हो गया एविएशन का हो गया, ठीक है? तो आई होप कि ये पूरी स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। रही बात आपके लिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी समर के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि इसके लिए भी जो अभी डिस्काउंट अवेलेबल है आपके लिए, वो आपका आइस 50 कोड यूज करने से 50% आप इसको अवेल कर सकते हैं। फीचर्स की बात करें, 600 प्लस आवर्स जो आपके क्लास डेली लाइव क्लासेस मिल जाते हैं, वर्कबुक बाकी सब आपको मिल जाते हैं यहाँ से। आप क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन की बात करें तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, प्ले स्टोर जाना है आपको, सर्च करना एग्जाम्पल, और सर्च करने के बाद में आपको एक इंटरफेस मिलेगा सरकारी नौकरी प्रेप एग्जाम्पल, इंस्टॉल कीजिए, ओपन कीजिए, अपने नाम यहाँ पर रजिस्टर कीजिए, और इस तरीके जितने सारे फीचर्स यहाँ पर अवेलेबल है आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि अनलिमिटेड क्विज एंड प्रैक्टिस, फ्री प्रीवियस सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स, ऑल इंडिया टेस्ट हो गया, फ्री पीडीएफ्स, स्ट्रक्चर्ड पेड कोर्सेज, जॉब सिलेक्ट्स, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाते हैं फ्री के, इसलिए आज ही डाउनलोड कर लीजिए। रहा ये कुछ डाउट्स कि कैसे क्या कुछ करना, कुछ डाउट्स क्वेरीज, इसके लिए आप इस नंबर पर कॉल करेंगे, या फिर कभी कॉल ना लगे तो नीचे वाले नंबर पे व्हाट्सएप भी कर देंगे, ठीक है? ताकि हमारी जो टीम है आपसे कांटेक्ट कर लेगी, ठीक है? सेशन कैसा लगा, अच्छा बुरा गुड बैड फीडबैक आप दे सकते हैं इस क्लास के रिगार्डिंग, और क्लास को थोड़ा बहुत शेयर किया कीजिए ताकि और भी लोग इससे जुड़ सकें, है ना? आज 5 टॉपिक कर चुके हैं, कोशिश करें डेली की 5 से 6 टॉपिक, 5 तो मिनिमम करने का, क्योंकि इस कम टाइम में ज़्यादा टॉपिक कवर करना, ये आपकी जो प्रोडक्टिविटी है कहीं न कहीं इसके लिए अच्छा होगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।